हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी हम लोग देख रहे हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर न्यूटन्स रिंग हमारा टॉपिक है और हमें न्यूटन्स रिंग के बारे में समझना है। तो न्यूटन रिंग का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो ये देखिए, ये आपका जो बेसिक सेटअप है। मे बी आप अगर अपने लैब में जाएंगे तो इस तरह का अपरेटस देखेंगे। इस अपरेटस में ये जो हिस्सा है, दिस इज़ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसके साथ मेन स्केल यहाँ पे लगी हुई है। और ये जो पर्टिकुलर येलो कलर का डॉट दिख रहा है, ये आपकी वो है जहाँ लेंस और न्यूटन रिंग बन रही होंगी। तो यहाँ पर आपने इस न्यूटन रिंग को देखिए, और ये एक एक्चुअल डायग्राम है न्यूटन रिंग का। आप देख रहे हो यहाँ बहुत सारी सर्कुलर रिंग हैं। इसमें येलो कलर इसलिए है क्योंकि हमने सोडियम लैंप इस्तेमाल किया है, और सोडियम लैंप जो होता है उससे निकलने वाला लाइट येलो रंग का होता है और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। आप यहाँ पर देखो बहुत सारे रंग बने हैं, और बीच में ये जो बीच का हिस्सा धब्बे नुमा है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर। और वो सेंटर कैसा है? सेंटर डार्क है। क्यों डार्क होता है? और एक चीज़ और देखो, हम लोग बात करेंगे क्यों डार्क होता है, बात करेंगे। उसके बाद देखो रिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो पहली रिंग है उसकी सेंटर से डिस्टेंस है, फिर उसकी और कम हुई और कम हुई। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं, आप देखते हो रिंग्स जो हैं दे स्टार्ट टू मर्ज, आपस में मर्ज होने लगती हैं। सबके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं है। ये वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द न्यूटन रिंग्स आर, जैसे जैसे बढ़ती हैं वो आपस में मर्ज क्यों होती हैं, आपस में कोलैप्स क्यों करने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है, तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा। सो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग अ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा इस सवाल को, अभी हम लोग बात करेंगे। इज प्लेस्ड विथ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेन ग्लास प्लेट, an air film is formed between the lower surface of the lens and the upper surface of the plate. So the thickness of this air film gradually increases outward from the point of contact. तो अब if a monochromatic light is allowed to incident on this air film, जो कि wedge shape की फिल्म है, a system of alternate bright and dark fringes concentric rings with a dark center is formed. These rings are called Newton rings. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लेट मी जस्ट इसको मैं बता दूँ। अगर हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है, सपोज हमारी प्लेन ग्लास प्लेट होगी, इसके ऊपर हम एक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, और कर्व सरफेस, यानी जो कर्व सरफेस है और जो प्लेन ग्लास प्लेट है, इस बीच वाले हिस्से में एक एयर फिल्म बन जाएगी। एयर फिल्म कैसे बन रही? इस तरह की बन रही है, और इस तरह की एयर फिल्म को हम नाम देते हैं वेज शेप एयर फिल्म। तो एक वेज शेप एयर फिल्म यहाँ पर बन रही है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या हुआ, बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी जो कर्व सरफेस है और जो अपर सरफेस ऑफ द प्लेट बनी है, द थिकनेस ऑफ दिस एयर फिल्म इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टूवर्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप देखो जहाँ पर ये लेंस और कांच की बिल्कुल टच कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जैसे आप बाहर की तरफ निकलते हो, आप देखते हो कि आपकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है एयर फिल्म की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर थिकनेस 0 होती है, फिर जैसे से आप बाहर जाते हो थिकनेस लगातार बढ़ती रहती है। तो वही चीज़ लिखा है। अब अगर इसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से गिराते हैं, हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं सोडियम लैम्प से, तो वो क्या होगा, नॉर्मली इसके ऊपर गिराते हैं। अलाउड टू इंसिडेंट ऑन दिस वेज शेप अ सिस्टम ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं जो आप इस जहाँ पे देख रहे हो, इन्हीं को हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं। इसके बारे में बात हम लोगों ने की है कि क्यों न्यूटन रिंग कहते हैं। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी से लोगों ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इसीलिए इसको न्यूटन रिंग नाम दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको न्यूटन ने खुद परफॉर्म किए थे इस तरह के एक्सपेरिमेंट, इसलिए न्यूटन ने इसका नाम न्यूटन रिंग रखा, लोगों ने इसका नाम रखा। कुछ सवाल हैं जो कि इस टॉपिक से आते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक सवाल है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। मतलब इसमें जो डार्क रिंग है, तो अगर सेंटर से हमने उसकी रेडियस ले ली, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी रेडियस कह लो या इसकी जो डायमीटर है, वो डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल होगा। हमें दिखाना है कि डायमीटर प्रोपोर्शनल होगा नेचुरल नंबर, किस तरह के रिंग के लिए, डार्क रिंग के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव करिए कि शो करिए डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल नंबर। सॉरी, नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा। ये होगा नेचुरल नंबर और ये होगा आपका
ऑड नंबर। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो आप देख लो क्या मतलब है इसका। तो हमें प्रूफ करना है कि एक ब्राइट रिंग से, यहाँ सेंटर से हम ब्राइट रिंग की बात करें तो ब्राइट रिंग की डायमीटर अंडर रूट ऑड नंबर होता है और डार्क रिंग के लिए अंडर रूट नेचुरल नंबर होता है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है एक्सप्लेन करिए मेथड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अगर आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, आपको नहीं मालूम उसकी वेवलेंथ कितनी है और आप इसकी वेवलेंथ को न्यूटन रिंग के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्मूला जो यूज होता है उसका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें समझना है। अगला हमारे पास है कि मेथड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। आपके पास कोई अननोन लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसकी ट्रांसपेरेंसी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम है, तो आप न्यूटन रिंग की हेल्प से कैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, ये भी हमारा पर्पस होगा। तो चलिए आज का लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं और इन सारे सवालों के जवाब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आप इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर इस डायग्राम में एक टेलीस्कोप है, एक लो पावर टेलीस्कोप है जो इन बनने वाली फ्रिंजेस को देख सकता है। उसके बाद हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, एक नॉर्मल ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री पर रखा हुआ आने वाली लाइट के साथ, मतलब ये जो एंगल है ये 45 है, चाहे आप ये एंगल देख लो चाहे ये एंगल हो, लाइट इस पर 45 पे गिरती है। इससे क्या होता है, इस ग्लास प्लेट को 45 पर रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी लाइट यहाँ से गिरे वो इससे टकरा करके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाकर इसके लेंस पे गिरे, लेंस के साथ वो 90 डिग्री के एंगल पर गिरे, ये इसका पर्पस है, लेंस के साथ 90 डिग्री पर गिरे। उसके बाद क्या होता है, वो लाइट जाएगी, आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे जाएगी, ग्लास प्लेट टकराएगी और फिर से वापस उसी दिशा में लौट जाएगी और जाते जाते टेलीस्कोप के अंदर इंटर कर जाएगी। ऐसे ही लाइट इस प्लेट के हर हिस्से से टकरा के जा रही है। तो यहाँ बीच में जो एयर फिल्म बनी है उस एयर फिल्म से होकर के लाइट गुजर रही है और इंटरफेरेंस कर रही है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से रिंग्स बनेंगी जिसको कि हम टेलीस्कोप में देख सकते हैं। तो ये है आपका नॉर्मल लेंस जो कि सोर्स एस से लाइट को इस ग्लास प्लेट पर फोकस करता है। ग्लास प्लेट क्या करता है, ग्लास प्लेट लाइट घुमा देता है ताकि वो लेंस के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे गिरे और उसके बाद ग्लास प्लेट और नीचे की जो ग्लास प्लेट है और लेंस सरफेस है जिनके बीच में एयर फिल्म है, इस जगह पे एयर फिल्म है, वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, टेलीस्कोप में एंटर करती है, इंटरफेयर करती है और हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज from a wedge shape film of refractive index mu the part difference is this। ये हमारे पास फॉर्मूला है पार्ट डिफरेंस का। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ से आता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक कोई वेज शेप की फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसकी थिकनेस टी है, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, जिसका वेज शेप का फिल्म थीटा है और लेमडा बाई 2 स्टोक के लॉ के हिसाब से वहाँ ऐड करते हैं, तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो होता है किसी वेज शेप फिल्म का वो ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। क्यों ले रखा है जरा देखो यहाँ पर। अगर हम लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो जैसे मान लो ये लार्ज रेडियस का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप देखो जब ग्लास प्लेट के ऊपर लेंस रखा जाएगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बहुत कम बनेगा, लगभग 0 मान लो। ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में से अगर आपको थीटा 0 करना है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस की काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरा एक और चीज़ देखो, हम लाइट को नॉर्मली गिराते हैं। आपको मालूम है कि एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें और लाइट अगर ऐसे आएगी तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है और ये आने वाली लाइट है तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है 0 और इस थीटा को इंसिडेंस एंगल कहेंगे। तो अगर ये 0 है तो जब लाइट यहाँ गुजरेगी तो आर भी लगभग 0 हो जाएगा। तो ग्लास प्लेट की सहायता से आपने लाइट को परपेंडिकुलर क्यों गिराया इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ताकि लाइट बिल्कुल सीधी गिरे और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। तो आप अपने इक्वेशन नंबर 1 में आर को 0 करना चाह रहे हो, इसीलिए लाइट को परपेंडिकुलर गिरा रहे हो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। आप थीटा को 0 करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। ये दो चीज़ें की, तो जब ये दो चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका थीटा भी 0 हो जाता है, आर भी 0 हो जाता है और इसकी वजह से कॉस थीटा प्लस आर जो होता है वो कॉस 0 के बराबर हो जाता है, जो कि 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले में से कॉस की वैल्यू हट गई। तो कॉस की वैल्यू हटने से हमारे पास इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना आया, 2 म्यू टी लेमडा बाई 2 डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस सिर्फ 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 है। कॉस की वैल्यू कहाँ चली गई, कॉस की वैल्यू एलिमिनेट हो गई, क्योंकि हमने इस तरह के अरेंजमेंट रखे, हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट को परपेंडिकुलर गिराया और हमने लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा, इसलिए थीटा जो है उसका 0 हो गया, आर भी लगभग 0 हो गया। सो कॉस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1।
अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा फार्मूला बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, हमें कोई एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं लगानी है, हमें एंगल को निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, एवरीथिंग इज़ एटलीस्ट एंगुलर पार्ट पर तो मैनेज हो गई है। अब हम जानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है, इससे पहले पढ़ रखा था। तो आप अपने इस फॉर्मूले, मान लो ये इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम स्टार इक्वेशन कहते हैं। स्टार इक्वेशन में अगर हम डेल्टा एक्स की जगह पे एन लैम्डा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो चमकीली रिंग बन रही उनकी क्या मैथमेटिकल शर्त है। तो उसकी शर्त को निकालने के लिए हमने एन लेमडा रखा, लेकिन लेमडा बाई 2 है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे। लेमडा बाई 2 को ट्रांसफर किया, लेमडा बाई 2 कॉमन लिया, 2n माइनस 1 हो गया। तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए कंडीशन क्या होगी? 2 म्यू टी इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 2n माइनस 1। ऐसा हमने रिफ्लेक्टेड लाइट में थिन फिल्म में भी देखा था कि राइट साइड में 2n माइनस 1 होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देख रहे हैं, मतलब वो जो काली काली रिंग बन रही थी उनके लिए अगर हम सोचें तो पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 ऑड नंबर लेमडा बाई 2 होता है। अगर वो रखोगे लेमडा बाई लेमडा 2 कट जाएगा, 2 म्यू टी बराबर एम लेमडा हो जाएगा, जो कि डार्क रिंग के लिए एक कंडीशन आएगी। तो अब हम ये मालूम कर चुके हैं कि इस पर्टिकुलर केस में, न्यूटन रिंग के केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट जब होगी वेज शेप फिल्म के साथ तो ब्राइट के लिए कंडीशन क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 है। डार्क के लिए कंडीशन क्या होगी? इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब सवाल है कि टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टी होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? टी क्या है? टी भाई थिकनेस है। थिकनेस किसकी? एयर फिल्म की। तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे यहाँ आप देखो, जस्ट लेट मी शो द डायग्राम। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो हिस्सा है, इसको मैं थोड़ा अलग रंग से बना देता हूँ, रेड कलर का मैं यूज कर लेता हूँ। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एज, ये क्या है? ये रेड कलर का आपका वेज शेप फिल्म है। ये रेड कलर की आपकी वेज शेप फिल्म है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वेज शेप फिल्म है जो आपकी, इसके लिए इसकी थिकनेस कितनी होगी? इसकी हमें थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस देखो, यहाँ तक होगी वेज शेप फिल्म, जहाँ तक लेंस चला होगा वहाँ तक वेज शेप फिल्म होगी, यहाँ तक लेंस चल रहा है यहाँ तक वेज शेप फिल्म होगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम सबसे मैक्सिमम थिकनेस जो है उसको निकाल लेते हैं, मैक्सिमम पे काम करते हैं। तो आपको मालूम है कि लेंस क्या होता है? लेंस जो होता है, इसे मान ली कोई ठोस गोला रहा होगा, इस तरह का ठोस गोला रहा होगा, उसमें से हमने एक हिस्सा काट के निकाल दिया। जो हिस्सा काट के निकाला वो कैसा काम करेगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये ठोस गोला होगा, इसकी जो रेडियस होगी वही इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाती है। तो लेंस को हम लेंस की रेडियस क्यों नहीं कहते? लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस को हम किसी बड़े गोले का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया जाता है, ना कि रेडियस ऑफ लेंस। सो हमारा जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सपोज टू बी पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर। हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मान सकते हैं और यही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी लेंस की। तो जो गोले की रेडियस है उसी को हम लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट बने हैं। ओ इज द सेंटर, सी जो है ये एक पॉइंट है, ए यहाँ पॉइंट है, बी यहाँ पॉइंट है जहाँ कॉन्टेक्ट है, बी वो पॉइंट है जहाँ नीचे जो ग्लास प्लेट है और आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जहाँ टच कर रहा है। और अब हम ये लेते हैं कि जो पॉइंट ए है, जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, लेंस का सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके बाद एयर शुरू हो जाती है। यहाँ पर इतनी दूरी पॉइंट नंबर सी से लेकर के पॉइंट नंबर ए के बीच की दूरी आर एन है। आर एन दिखा रहा है कि जो सबसे बड़ी रिंग बनेगी उसकी रेडियस इतनी लंबी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद लेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो एयर फिल्म हमारी खत्म हो जाएगी। तो आपने यही माना कि आर एन इज द रेडियस ऑफ द न्यूटन्स रिंग करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए, यानी थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट ए इज, मान लो टी है। यहाँ पर जो थिकनेस है इसको हमने टी मान लिया, ये जो थिकनेस है इसको हमने टी मान लिया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो ओ ए, ये ए है, ये ओ है और ये पॉइंट सी है। पाइथागोरस थ्योरम में ये डिस्टेंस कितना है? चूँकि रेडियस है तो आर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो पूरा आर है, आर में से इतना टी घटा दो तो ये हो जाएगा आर माइनस टी, और इसको तो हम आर एन ले ही रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप यहाँ पर, तो ए ओ स्क्वायर ओ आर स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो जाएगा। आपने क्या किया? आर माइनस टी का होल स्क्वायर है, ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो आर कैपिटल आर कट गया, टी स्क्वायर 2RT आर एन स्क्वायर बचा। अब लेफ्ट साइड में ले गए यहाँ पर तो माइनस साइन हट गया। थिकनेस जो होगी एयर फिल्म की, चूंकि हम लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, इसलिए टी जो है हमेशा कम होगा, तो टी स्क्वायर और कम होगा। क्योंकि टी आर एन से कम है तो टी स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। आपने टी स्क्वायर को निगलेक्ट किया तो 2RT बराबर आर एन स्क्वायर आया। तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या आया? आर एन स्क्वायर बाई 2R।
अब आर एन किसका, इसको हम डार्क का भी ले सकते हैं, ब्राइट का भी ले सकते हैं। तो अब इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला आ गया था उस फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम थिकनेस निकाल चुके हैं, तो हम बारी बारी से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 2 म्यू टी एन लैम्डा, 2 म्यू टी एन लैम्डा था। तो वैसा करते हैं, 2 म्यू टी एन लैम्डा में टी की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 म्यू टी एन लैम्डा में टी की वैल्यू रखी तो आपके पास आ गया म्यू टाइम आर एन स्क्वायर बाई 2r, आर कैंसिल हो गया, आर एन स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। आप देखो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रख रहे हैं, म्यू की वैल्यू रख रहे हैं। हालांकि यहाँ चूंकि एयर फिल्म है तो ये म्यू एयर 1 हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसको इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आगे हम एयर की जगह पे पानी की बात करेंगे। हमने हवा की जगह पानी की बूंदी डाल दी तो उसकी एयर फिल्म बन जाएगी, उसकी थिन फिल्म बन जाएगी। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, इसलिए हमने रख रखा है। लेकिन यहाँ देखो एयर के लिए 1 होता है तो आर एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन आर लेमडा। डायमीटर, चूंकि हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ऐसा करते हैं डायमीटर रख दें तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का हाफ हो गया। आर एन स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एन आर लेमडा हो गया। तो आप देखो डायमीटर, अब चूंकि कंडीशन किसके लिए रख के चले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि डार्क रिंग के लिए हम ये क्वेश्चन लिख के चल रहे हैं। तो डार्क रिंग के लिए चल रहे हैं तो डार्क रिंग की डायमीटर है, तो डार्क रिंग की डायमीटर में देखो अंडर रूट 4 एन आर लेमडा है। आप आर आपका फिक्स है, लेमडा आपका फिक्स है, 4 नंबर है, तो ये सारा अंडर रूट के टर्म में कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी एन यानी nth डार्क रिंग की डायमीटर डार्क रिंग के लिए अंडर रूट एन के टाइम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा। तो यहाँ से ये लिख रहा है कि डायमीटर ऑफ द डार्क न्यूटन रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर। देखो अंडर रूट एन की वैल्यू नेचुरल नंबर थी, 1 2 3 ऐसे हम ले रहे थे। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक, पहला जो सवाल था जो इससे पहले स्लाइड में देखा था कि प्रूफ करिए कि जो आपका डार्क न्यूटन रिंग है उसकी जो डायमीटर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब हम अगला सवाल करते हैं, अगले स्टेप में बढ़ते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है, पार्ट डिफरेंस जो होता है वो 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है। मैं पहले कह चुका हूँ 2n+1 2n-1 में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब ऑड ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 म्यू किया आपने, आर एन किया, वही सारा प्रोसेस किया और प्रोसेस करके अब आपके पास आर का फॉर्मूला इस तरह से आ गया। इस तरह से क्यों आया, क्योंकि राइट साइड में ऑड नंबर था तो आप यहाँ पे ऑड नंबर देख रहे हो। पिछली बार केवल नेचुरल नंबर था तो यहाँ पे एन आर लेमडा और ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने तो हमने पाया कि डी एन स्क्वायर बराबर 2r लेमडा 2n-1 है। अंडर रूट करोगे 2r लेमडा कांस्टेंट है तो अंडर रूट 2n-1 कर देंगे और 2n-1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा। n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 2-1 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 2 2 4-1 3 हो जाएगा, तो हमेशा ऑड नंबर होगा। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि न्यूटन रिंग में जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द ब्राइट न्यूटन रिंग इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नंबर। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन, दोनों में से एक कोई पूछा जाता है हमेशा। सो इन न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस पैटर्न हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो डार्क रिंग है वो बढ़ रही है अंडर रूट एन के हिसाब से, जो ब्राइट रिंग है वो बढ़ रही है अंडर रूट 2-n के हिसाब से। यानी कि डार्क रिंग की रेडियस बढ़ने का जो रफ्तार है वो नेचुरल नंबर के हिसाब से अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 इस तरह से है। और ब्राइट रिंग के बढ़ने की रफ्तार क्या है, अंडर रूट 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 9 इस तरह से है। वो ऑड नंबर में बढ़ती है और डार्क रिंग 1 2 3 सब पे बढ़ रही है। तो यानी कि दोनों की रेट गड़बड़ है। रेट गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो डार्क और ब्राइट की बढ़ने की रेंज है उनकी डिसबैलेंस की वजह से उनके बीच की दूरी में भी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और आगे आने वाले समय में ये मर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सो इन न्यूटन्स रिंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑल द ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर नॉट चेंजिंग विथ सेम लॉ एज एन इंक्रीजेज। तो अब एन बढ़ेगा तो एक अंडर रूट 1 2 3 के हिसाब से बढ़ेगा डार्क, और एन बढ़ेगा तो एक अंडर रूट 1 3 5 7 9 इस हिसाब से बढ़ेगा। तो दोनों के लॉ अलग अलग हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस एट लार्ज एन वैल्यूज द ब्राइट एंड डार्क रिंग स्टार्ट टू ओवरलैप, आपस में मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और ये आप साफ साफ इस डायग्राम में देख रहे हो ना, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में आप ये साफ साफ देख रहे हो कि किस तरह से जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर देखो इस तरफ, यहाँ पर ये आपकी जो ये आगे देखो, यहाँ एन जो है लार्ज होने पर 25-30 हो जाने पर वो मर्जिंग काफ़ी हो जाती है, जो कि अनकन्वीनियंट है हमारे लिए। इसीलिए हम जब न्यूटन रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो एक लिमिट तक की चीज़ों को ही हम केवल इसके अंदर, लिमिट तक की रिंगों को ही हम इस पर देख सकते हैं। एक सवाल और आता है कि इसका सेंटर डार्क क्यों होता है। आप देखो इसका सेंटर ना धब्बे नुमा है, जो लेंस जिससे खींचा गया फोटो उसकी है, बट अदरवाइज ये देखो सेंटर जो है इसका धब्बे नुमा क्यों है, डार्क क्यों है, ब्राइट क्यों नहीं है। तो जरा इसके बारे में समझते हैं।
एक बड़ा बढ़िया ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वाई इज रिफ्लेक्टेड रेज, वाई इन रिफ्लेक्टेड रेज द सेंटर ऑफ रिंग इज डार्क। ऑब्वियसली न्यूटन रिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भाई न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की थ्योरी कहती है कि जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। पार्ट डिफरेंस जो होता है 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 है। अब इसकी वैल्यू एन लेमडा लेंगे तो ब्राइट के लिए होगा, इसकी वैल्यू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 लेंगे तो डार्क के लिए होगा। लेकिन जरा सोचो, मतलब ऐसे समझ लो, अगर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 इस तरह की वैल्यू आएगी तो किसके लिए होगी, वो डार्क के लिए होगी। अगर लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरह की वैल्यू आएगी तो किसके लिए होगी, ब्राइट के लिए होगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जरा सोचो सेंटर कहाँ बनता होगा, रिंग का सेंटर कहाँ बनता होगा। जब आपने ग्लास प्लेट ऐसे लिया होगा और उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा तो एक पर्टिकुलर जगह ऐसी होगी जहाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट बिल्कुल बिल्कुल टच कर रही होंगी, चिपक गई होंगी, और उस जगह पर कोई हवा नहीं रहेगी, वहाँ पर टी कितना हो जाएगा, 0 है। तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वही सेंटर दिखा रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थिकनेस कितना होगा, 0 होगा। तो आपने लिखा है कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है ये कॉरेस्पॉन्ड्स करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट वेयर टी इज इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के टच पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जहाँ टी 0 है। तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में टी 0 कर दे तो पहला टर्म तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पार्ट डिफरेंस बचेगा लेमडा बाई 2। यानी कि वो पॉइंट जहाँ टी 0 है वहाँ कौन से पार्ट डिफरेंस कंडीशन फॉलो हो रही होगी। तो जिस जगह से लाइट जा रही है और जहाँ ऐसी जगह टकरा के वापस जा रही है जहां पर टी 0 है, हवा है नहीं, क्योंकि वहां पर लेंस और ग्लास प्लेट टच कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो लाइट जा रही होंगी वो जो आपस में इंटरफेयर करेंगे तो उनमें कितना पार्ट डिफरेंस होगा, लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस होगा। और लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस किसके लिए होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस किसको दिखाता है, डार्क को। तो इसी वजह से इसी कंडीशन की वजह से जो लाइट सेंटर से होकर गुजरती है जहाँ थिकनेस 0 होती है वो किस कंडीशन को बिलोंग करती है, डार्क कंडीशन को बिलोंग करती है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन को बिलोंग करती है। इसीलिए आपको वहाँ डार्क स्पॉट या डार्क पैटर्न वहाँ दिखाई पड़ता है जिसको कि आप सेंटर ऑफ द न्यूटन रिंग कहते हैं। तो हमेशा जब भी आप रिफ्लेक्टर केस लोगे तो रिफ्लेक्टेड केस में आपको हमेशा ये सेंटर डार्क ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो आप, अगर अब देखो, अगर हम कहीं यहाँ बैठे हैं, ये हमारी आँख यहाँ है और जो लाइट यहाँ से गुजर रही है ट्रांसमिटेड लाइट, अगर हम उसको देख लें, क्योंकि हम तो रिफ्लेक्टेड देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्टेड अगर देखोगे, ये रिफ्लेक्टेड देखोगे, यहाँ आप यहाँ आँख लगा के देख रहे हो तो आप रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो, तो वहाँ यही फार्मूला होगा, क्योंकि वहाँ लेमडा बाई 2 तो ऐड होगा, लेकिन ट्रांसमिटेड में क्या होगा, लेमडा बाई 2 ऐड नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक मतलब उल्टा जैसा होता है। तो अगर रिफ्लेक्टेड में सेंटर ब्राइट डार्क है तो ट्रांसमिटेड में सेंटर ब्राइट होगा। तो ये भी एक वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर भी आपके एग्जामिनर कि ये बताओ हमेशा न्यूटन रिंग का सेंटर हम हमेशा डार्क देखते हैं, क्या कभी ब्राइट नहीं हो सकता। आप कहोगे हो सकता है सर, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखें, अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरफेरेंस के बजाय ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस देखें। अब कैसे देखेंगे वो भले एक चैलेंजिंग बात हो सकती है, बट अगर हम देख पाए तो हम निश्चित रूप से इस चीज़ को बता पाएंगे कि यहाँ पर ब्राइट सेंटर भी ब्राइट हो सकता है न्यूटन रिंग का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे हम न्यूटन रिंग की हेल्प से अपने अननोन वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास कोई लाइट है, उसका वेवलेंथ हमें नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे। हमने देखा है कि अगर हम डार्क रिंग के लिए बात करते हैं तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का फॉर्मूला होता है dn² बराबर 4n लेमडा r बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब वो एयर फिल्म है तो 1 हो जाएगा, पर अभी हम लेके चल रहे हैं। ये तो हमने nth रिंग के लिए निकाला, मतलब मान लो तीसरी रिंग के लिए आपने डायमीटर निकाल लिया। अब कहा चलो 10वें रिंग के लिए निकालो, तो 3 से 10 का मतलब है 7 और जोड़ दो। तो आपने nth रिंग के लिए डायमीटर निकाला इक्वेशन नंबर 1। अब n प्लस p यानी 3 प्लस 7 यानी 10, तो 10वीं रिंग का डायमीटर निकालो। तो आपने पहली बार तीसरी के लिए निकाला था, आपकी बार आप 10वें निकालोगे तो n को अगर 3 ले रहे हो तो p आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नए नंबर को n प्लस p कर दिया है। तो nth के लिए डायमीटर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 है। n प्लस pth के लिए डायमीटर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि एयर फिल्म है तो 1 ले लेते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाइए। देखिए आपने यहाँ पर घटा दिया है। जब आप घटाओगे तो राइट साइड में क्या होगा, 4np लेमडा आर होगा, 4p लेमडा आर होगा। 4np वाला टर्म इस 4n
टर्म से कट जाएगा, सिर्फ 4p लेमडा आर बचेगा, तो 4p लेमडा आर बचा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर प्लस 4pr। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का है, p आपका ऑर्डर है, 4th नंबर है, और डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर है। अब आप करो कैसे, आपको करना क्या होगा कि आप अपने ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से, अपने टेलीस्कोप के ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से आप पहले डायमीटर निकालोगे दूसरे रिंग का, फिर मान लो चौथे रिंग का, फिर छठे रिंग का, फिर 8वें रिंग का, फिर 10वें रिंग का, फिर 12वें रिंग का, फिर 14वें रिंग का, 16वें रिंग का, 18वें रिंग का, 20वें रिंग का। तो आप धीरे धीरे दो रिंगों के अंतर पर 20 रिंग तक चले जाओगे और फिर उसका डायमीटर आप निकाल लोगे। डायमीटर निकालोगे तो आपने क्या किया, अब मान लो आपने कहा कि ये दूसरे रिंग है, ये चौथा रिंग है, n बराबर 4 है, तो चौथे रिंग का डायमीटर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फिर ऐसे ही छठे रिंग के लिए डायमीटर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फिर 8वें रिंग के लिए डायमीटर का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। फिर 10वें रिंग के लिए डायमीटर का स्क्वायर यहाँ लिख लिया। फिर 14वें रिंग के लिए डायमीटर का स्क्वायर यहाँ लिख लिया। तो आपने ये, अब ये क्या है, ये मान लो 14वीं रिंग का है और ये क्या था, चौथी रिंग का स्क्वायर था। तो देख रहे हो n मतलब 4 लिया है हमने, तो यहाँ पर 14 हो गया। तो इसका मतलब 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। तो अगर हम कह रहे हैं n प्लस पी की बात करें तो यहाँ p हम कितना ले रहे हैं, 10, तभी 10 में 4 जोड़ करके हम 14वीं रिंग की तरफ पहुँच रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 14वीं रिंग है डी एन प्लस पी जिसको आप कह रहे हो, यहाँ की वैल्यू ले लो, ये n प्लस पी मतलब 14th रिंग है, ये आपकी 4th रिंग है। और इस डायग्राम के हेल्प से आपको अब वैल्यू डी एन प्लस पी और माइनस डी एन स्क्वायर कैलकुलेट कर देना है। कैसे करोगे जरा देखो इस डायग्राम को। तो आपको इस डायग्राम में क्या कैलकुलेट करना है, आपको इस डायग्राम में डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सिंपल सा रूल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तिकड़म नहीं करना है। आपने क्या किया, nth लिया, n प्लस pth लिया, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायमीटर का स्क्वायर लिया, यहाँ डायमीटर का स्क्वायर लिया। अब इन दोनों गैप क्या होगा, डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये डी एन प्लस पी है, ये n है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, p। तो आप इस ग्राफ से p निकाल लोगे, इस ग्राफ से डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर निकाल दोगे, यहाँ रख दोगे और इस तरह से आपको लेमडा निकल आएगा। एयर फिल्म के लिए लेमडा आपको कैलकुलेट कर लो जाओगे। और ये आप करोगे अपने एग्जाम में, अपने प्रैक्टिकल आप करोगे अपने, जब अपना सेशन शुरू होगा या आपने किया कर रहे होगे अगर जो भी वहाँ पहुँच गए हैं। एक और तरीका है कैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे। आपको एक लिक्विड दे दिया गया है, आपको उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। देखो समझो तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे एयर फिल्म के साथ। हम उसमें रखेंगे, बनाएंगे एयर फिल्म, रखेंगे एयर फिल्म बनी रहेगी, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। तो जैसे पिछले फार्मूले हमने लिखा है, लेमडा बराबर डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एयर के लिए इज इक्वल टू 4pr म्यू एयर। हम यहाँ एयर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आगे ग्लास वाटर लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर म्यू की वैल्यू को 1 की जगह पर म्यू एयर लिख दिया और यहाँ ब्रैकेट में भी एयर लिख दिया कि ये डायमीटर के स्क्वायर को हम एयर के लिए निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ग्लास प्लेट के ऊपर से लेंस हटाएंगे। लेंस हटाओगे, फिर वहाँ थोड़ा पानी डाल दो, 4-6 बूंदे डाल दो और उसके ऊपर लेंस रख दो। आप देखो जैसे लेंस रखोगे तो लेंस तो सोखेगा तो है नहीं पानी को, तो क्या करेगा, सारा पानी नीचे वाली ग्लास प्लेट और जो लेंस है इसके बीच वाली जगह में भर जाएगा। इमेजिन करके सोचो, वो भर जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हवा है वो नहीं रहेगी, अब वहाँ पे वो लिक्विड बन जाएगा। अब वो लिक्विड बन गया तो फिर आप उसके रिंग देखो और फिर रिंग के लिए आपको डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर निकालोगे, क्योंकि अब की बार जो रिंग बनेगी ये एयर वाली रिंग से थोड़ा अलग होंगी, क्योंकि एयर तब बनती है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब की बार जब लिक्विड आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कुछ अलग है, तो ये नई तरह की रिंग बनेगी, मतलब रिंग नई तरह की, उनके थोड़ा सा डायमीटर वगैरह में कुछ अंतर आ जाएगा। तो फिर अब आप उसके हिसाब से लेमडा की वैल्यू निकालो। तो इधर आप लिक्विड रखोगे, म्यू लिक्विड। देखो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में रिलेशन देखो, जहां एयर था वहां लिक्विड है, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है। ऐसा तो होगा नहीं कि पानी डालने से हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ, हमारा वेवलेंथ कुछ और हो जाएगा। हाँ, बस इतना होगा कि जो रीडिंग है डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर की वैल्यू वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से चेंज होगी, न्यूमरेटर इस तरह से चेंज होगा कि जो आप म्यू लिक्विड जो कि 1 से ज़्यादा होगा उसे डिवाइड करोगे तो वही लेमडा आएगा जो पिछली बार आया था। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये एयर केस में, और डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर लिक्विड केस में अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी उनको जो हम इस सबसे डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दो, दोनों को लेफ्ट और साइड में बराबर कर दो, तो आप देखोगे 4pr कट गया, म्यू लिक्विड इधर जाएगा, में इधर आएगा, तो आपके पास लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन पी स्क्वायर लिक्विड के लिए निकालो, डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर एयर के लिए निकालो, दोनों का रेशियो लोगे, देन यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। यह आपको यहाँ से मिल जाएगा।
तो इस तरह से बच्चों हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे इस जगह पर कि हम किसी अननोन लिक्विड को जिसकी अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है, उस लिक्विड को न्यूटन रिंग की सहायता से हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट feature of Newton ring experiment. Okay, so this is all about the Newton ring particular section, और ये इंटरफेरेंस का लगभग आखिरी सेक्शन है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें इंटरफेरेंस एक छोटे से टॉपिक के रूप में है, उसमें ये चीज़ें कंप्लीट हो जा रही हैं। तो वो हम अनाउंस कर देंगे अगले वीडियो में कि अगले वीडियो से हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी है। लेकिन उससे पहले हमें इनके कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल करने होंगे, कुछ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, ताकि उन तरह की उनसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल अगर आपके पास आए तो आप उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।